So, hello all, I am Paramyu and I am a first year student at Polite Daily, and I am recording this video as part of a चाहे और कोड कोहोर्ट। तो लास्ट क्लास में हमें पीयूष सर ने एक असाइनमेंट दी थी कि नोड जेएस इंटरनल्स पे हमें एक वीडियो बनानी है। सो दिस इज बेसिकली दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद सो जेएस जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट व्हाट इज इट? इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। व्हाट इज इट? तो जावास्क्रिप्ट एज अ स्टार्ट हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, it is a programming language but with a few caveats like हमारे यहाँ पे एक वर्ड है नोड जेएस। अब जेएस और नोड जेएस में फ़र्क क्या है? जावास्क्रिप्ट बस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर लेट है, कॉन्स्ट है, वैर है, उसके अंदर आप वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो, कंडीशनल्स, फंक्शंस, लूप्स। बट ये जो हमारे मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ हैं जावास्क्रिप्ट की, जो हम और भी यूज़ करते हैं, जैसे सेट टाइमर, set interval and fetch API. So this is not part of core JavaScript. This is provided by the environment that the JavaScript runs है। तो अगर हम Node.js environment में इसको रन करेंगे तो वो प्रोवाइड करेगा, अगर हम इसको ब्राउजर में रन करेंगे तो वो प्रोवाइड करेगा। द डिफरेंस इज हु इज प्रोवाइडिंग। अब हमें आउटपुट एज अ डेवलपर सेम दिखता। सो जावास्क्रिप्ट अभी हमें पता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट आज हम स्टडी करेंगे नोड जेएस के इंटरनल्स। व्हाट इज नोड जेएस? नोड जेएस इज नथिंग बट एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट रन करती है। जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस का होता है कि के अंदर रन करती है, जावा का जेबीएम होता है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट का वन ऑफ द फ्रेमवर्क्स इज नोड जेएस। अब इसके मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे बन है एंड डीनो जेएस है, बट हम अभी इसमें नोड जेएस के भी इंटरनल्स को स्टडी करेंगे कि नोड जेएस जावास्क्रिप्ट, हम जो एक जावास्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं वो लाइन बाय लाइन उसको कैसे बेसिकली आउटपुट देता है हमें। कोड टू आउटपुट की जर्नी हम इसमें देखने वाले हैं। तो पहले तो पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि पहले जावास्क्रिप्ट बस ब्राउजर में होती है। अब ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट होती थी, बट वो उसके साथ साथ बहुत कुछ रखता था, जैसे V8 इंजन। व्हाट इज V8 इंजन? जो जावास्क्रिप्ट को डिकोड करके ब्राउजर को बताया कि क्या करना है। कंसोल, वेब एपीआईज। अब जो हमारे सेट टाइमर और सेट इंटरवल्स हैं वो वेब एपीआईज के पार्ट है, एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। तो जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में बनती। अब ब्राउजर में इट वाज वर्किंग फाइन कि हम index.html लिखते थे, style.css लिखते थे, देन script.js लिखते थे, एंड देन हम उसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट लिखते थे दैट वुड वर्क ऑन ब्राउजर। जैसे यहाँ पे जो हमारा ये वाला कंसोल है, यहाँ पे अगर हम कुछ console.log hello लिखें तो दिस इज रनिंग इन द ब्राउजर्स एनवायरनमेंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नोड.js एनवायरनमेंट जिसमें हम टर्मिनल के थ्रू अपनी फाइल को रन करते हैं। तो अब इशू ये था कि बिफोर नोड.js एग्जिस्टेड इट वाज लाइक ओनली इन दी ब्राउजर। अब हमें हर जगह इसको रन करना था, डेस्कटॉप्स पे रन करना था, सर्वर्स पे रन करना था। तो डेवलपर्स ने सोचा कि इसको निकालना तो पड़ेगा, इसको ब्राउजर से निकाल के एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जिसके लिए जिसमें ये डेस्कटॉप पे भी रन हो पाए, हमारे सर्वर्स पे भी रन हो पाए, एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। सो हमारे एक डेवलपर हैं रायन डा, इन्होंने क्या किया कि ब्राउजर से पहले तो जावास्क्रिप्ट निकाले। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इंक्लूड्स नथिंग जो हम इन जनरल यूज करते हैं, जैसे कंसोल, सेट टाइमर। ये इसमें ये नहीं है, इसमें बस है लेट, कॉन्स्ट, वैर, कंडीशनल्स, लूप्स, डेफिनेशंस, फंक्शन डिक्लेरेशन। अब सब कुछ क्यों नहीं निकाल दिया? क्योंकि फिर वो हम ब्राउजर ही बना देते। हमें एक सेकेंड ब्राउजर नहीं बनाना, हमें एक रन टाइम एनवायरनमेंट बनाना है जिसके अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट रन हो सके। अब जावास्क्रिप्ट से उन्होंने ये दो चीज़ें निकाली, बट अगर इन दो चीज़ों से काम होता तो फिर हमने ब्राउजर में ये सब को डाला। तो उनने और इसमें चीज़ें ऐड करी थ्रू C++। जैसे कि हम लिखते हैं कि Node.js इज V8 इंजन प्लस C++ मॉड्यूल्स विद libUB। व्हाट इज libUB? वी विल कम टू दैट। जस्ट V8 और C++ का हमें कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि अगर हम कुछ जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं एंड एक कोड C++ में है, तो वो क्या, हाउ इज इट टॉकिंग टू ईच अदर, कि वो तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। तो इसके बीच में एक एन बाइंडिंग लेयर होती है जो आपके कुछ स्टेप्स में प्रोसीड करती है कि जावास्क्रिप्ट कोड के टाइप्स पहले कन्वर्ट होते हैं C++ के टाइप्स में। जैसे स्ट्रिंग वुड गो टू ईदर कैर और स्ट्रिंग, बूल वुड गो टू बूलियन, बूलियन वुड गो टू बूल, एंड देन बिग इंट वुड गो टू मे बी लॉन्ग लॉन्ग। सो वो पहले उस जावास्क्रिप्ट कोड को C++ में कन्वर्ट करेगी विद सम रूल्स एंड सिंटैक्स। देन जो हमारा C++ है वो अपना कोड एग्जीक्यूट करेगा, उसका जो आउटपुट है वो दोबारा आके C++ से जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगा, विच वुड गिव यू द आउटपुट की, एंड
जो C++ का आउटपुट है दैट इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट। इसलिए हम जावास्क्रिप्ट में भी कहते हैं कि एवरीथिंग इन इज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो बिहाइंड द इंटरनल्स है उनमें हम ऑब्जेक्ट्स में ही डील कर रहे हैं। तो दिस वाज द बाइंडिंग लेयर जो नोड जेएस में जावास्क्रिप्ट और C++ मॉड्यूल्स को बात करने में हेल्प करती है। देन देयर इज द थर्ड थिंग, libUV। अब इससे पहले हम libUV पे जाएं, एक पॉइंट है जावास्क्रिप्ट के बारे में जो हम इस आई थिंक वीडियो में बार बार रिपीट करेंगे, विच इज जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। अब ये बहुत तरीके से कॉन्ट्राडिक्टिव भी, मतलब इस बात को हम ब्रेक भी करेंगे बट इसको नहीं भी करें। तो अभी हम बस एज अ नोट करके चलते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। तो libUV, अब जो जावास्क्रिप्ट है उसमें मल्टीपल फंक्शनैलिटीज हम करते हैं ब्राउजर में, जैसे सेट टाइमर, जैसे एसिंक फंक्शंस। अब मान लो आपने किसी डेटाबेस को कॉल किया, अब उससे डेटा आने में वेट टाइम लग रहा है तो हम अवेट यूज करते हैं। बट जावास्क्रिप्ट के पास तो एक सिंगल थ्रेड है, अगर हमने डिस्कस किया तो ऐसा होना चाहिए कि एक लाइन एग्जीक्यूट हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई। अब अगर यहाँ पे वेट हो रहा तो आगे का सारा कोड रुक जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हमारा एसिंक्रोनसली जावास्क्रिप्ट आगे की एग्जीक्यूट हो सकती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर ये सिंगल थ्रेडेड है तो ये कैसे काम कर रहा है, और अगर ये काम कर रहा है तो क्या ये सिंगल थ्रेडेड है? वेर द आंसर इज येस टू बोथ, बट माइनर चीज है। हेलो, अब सिंगल थ्रेड है बट स्टिल एसिंक फंक्शंस पॉसिबल। वो कैसे हो रहा है? वो हमें प्रोवाइड करता है libUV, एटलीस्ट इन नोड.js एनवायरनमेंट। libUV विद मल्टीपल थिंग्स। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीजें ही libUV प्रोवाइड करता है, libUV बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, जिनमें से दो चीजें हैं, इवेंट लूप एंड थ्रेड लूप। तो इवेंट लूप, हमारा आज का पूरा मेन डिस्कशन इसी टॉपिक पर रहेगा, इवेंट लूप। एंड देन द सेकंड थिंग इज थ्रेड पूल। थ्रेड पूल एक मल्टीपल थ्रेड्स का पूल। बेसिकली हमें बहुत सारी और वर्कर थ्रेड्स लाइक विच इज नॉट दी मेन थ्रेड बट वर्कर थ्रेड्स मिलती हैं जिसपे हम काम डेलीगेट कर सकते हैं, कि आपका मेन कोड कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है बट बिहाइंड द सीन आपका वर्कर थ्रेड एक और कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, बीट कि वो फाइल रीड कर रहा है या फिर डेटाबेस को के कनेक्शन का वेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड में भी कुछ रन करवा सकते हैं। बट वो भी कैसे? अभी तक हमने एग्जीक्यूट तो किया नहीं। अभी तक तो हमने देखा कि नोड.js की हिस्ट्री क्या थी, कि नोड.js पहले ब्राउजर में था, वहां से हम रायन डालसन ने उसको ब्राउजर से बाहर निकाला, एंड देन जावास्क्रिप्ट एंड V8 इंजन को निकाला, एंड देन ही कंबाइंड C++ एंड ब्रॉट अ C++ लाइब्रेरी libUV। तो अभी तक हमारा नोड.js 1, अभी तक हमने कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया। अब जब भी हम एक नोड.js के थ्रू एक फाइल को रन करते हैं, लेट्स से हम एक बार कोड पे आते हैं, मान लो ये कोड है, अभी ये सब रिमूव कर देते हैं। हमने इस नोड.js फाइल को नोड index.js करके रन किया, console.log hello एंड आउटपुट्स hello। अब ये कैसे हो? क्योंकि हमें पता है कि जब हम ब्राउजर में थे तब तो हमारे पास यही console.log था, हम यहाँ पे console.log hello लिखते थे एंड ये यहाँ पे प्रिंट होता था। अब हाउ डज नोड नो कि मेरे इस टर्मिनल में नोड index.js रन हुआ है एंड इसी स्टैंडर्ड टर्मिनल में हमें हेलो को आउटपुट करना है? तो दैट इज द इंटरनल्स ऑफ नोड.js। कि नोड.js कह रहा है कि अच्छा इस टर्मिनल से एक कमांड एग्जीक्यूट हुई नोड index.js, तो यही मेरा स्टैंडर्ड टर्मिनल है। अब मेरा जो आउटपुट आएगा मैं इस टर्मिनल पे दूंगा, अगर अगर मेरा जो आउटपुट आएगा मैं इस टर्मिनल पे दूंगा। देन उसके बाद जब भी हम एक नोड.js फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिस्टम में एक प्रोसेस क्रिएट करता है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे सिस्टम मॉनिटर खोलूँ, सिस्टम मॉनिटर इज बेसिकली द टास्क मैनेजर ऑफ विंडोज। ये बस एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डजंट मेक अ डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग नोड.js। सो अब दीज आर मल्टीपल प्रोसेसेस जो यहाँ पे रन हो, जैसे एक स्क्रीन रिकॉर्डर रन हो रहा है जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, क्रोम बैकग्राउंड में रन हो रहा है, VS कोड बैकग्राउंड में रन हो रहा है। दीज आर ऑल डिफरेंट प्रोसेसेस। तो जब हम किसी नोड.js फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो भी एक पहले प्रोसेस क्रिएट करता है, एंड देन उसके बाद उसको असाइन होता है एक मेन थ्रेड। मेन थ्रेड जिसके बारे में हम सिंगल थ्रेड में बात कर रहे थे, कि सारा कोड इसके थ्रू एग्जीक्यूट होगा। इट डज नॉट मीन कि ये एग्जीक्यूट करेगा सारा थ्रू कोड, बट इसके थ्रू होगा। तो दिस इज व्हाट द मेन थ्रेड इज। तो जो भी कोड है होगा इसके थ्रू, बट जरूरी नहीं है कि यही करे। एंड देन उसके बाद हम आते हैं कोड एग्जीक्यूशन पे, कि जब हमने रन किया तो लाइन बाय लाइन क्या क्या फर्स्ट एग्जीक्यूट हुआ, क्या पहले एग्जीक्यूट हुआ, क्या पहले रजिस्टर हुआ, क्या पहले कॉल बैक रन हुआ। उसके लिए हम आएंगे
इस डायग्राम पे। अब यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, बट इसको अभी मत देखें। अभी हम बस इतने से को हाइड कर दो क्या। अभी हमें कुछ नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ दाकत। तो इसमें पहला स्टेप क्या लिखा है? इनिशियलाइज प्रोजेक्ट। पहले हमारा एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होता है। जैसे हम कभी भी एनवायरनमेंट अगर अपना रन करते हैं तो उसके खुद के वेरिएबल्स होंगे, उसके खुद के मेथड्स होंगे, उसके कुछ खुद के ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसको उसको पहले रन करना पड़ेगा और उसको डिफाइन करना पड़ेगा ताकि हम अपना रेस्ट ऑफ द कोड से प्रोसीड कर सकें। सो द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होता है। अब जरूरी नहीं है कि आपका एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बना देगा कि एक प्रोजेक्ट बना है, बट इंटरनली वो एक कुछ वेरिएबल्स, कुछ स्टैंडर्ड वेरिएबल्स, कुछ लोकल वेरिएबल्स को डिफाइन करेगा विच वुड हेल्प दी फाइल टू रन। देन उसके बाद हमारा एग्जीक्यूट होता है टॉप लेवल कोड। नाउ व्हाट इज टॉप लेवल कोड? हम जहाँ तक कोड पढ़ा, तो टॉप लेवल कोड इज अ कोड, एनी कोड विच इज नॉट इन दिस स्कोप। लाइक अगर इस पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस के बाहर है, अगर इन करली ब्रेसेस के बाहर है वो कोड, तो वो एक टॉप लेवल कोड, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, क्या ये किसी स्कोप में है? करली ब्रेसेस से हमारा एक स्कोप डिफाइन होता है जावास्क्रिप्ट में, तो क्या ये किसी स्कोप में है? नहीं। इसलिए टॉप लेवल कोड में कि एकदम स्टार्टिंग में ही है, ये किसी के स्कोप के अंडर नहीं है, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे हमारा सब कुछ ही होता है। तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे फंक्शन फू रिटर्न 5, तो जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो रन हो जाएगी, बट क्या रिटर्न 5 उस समय कॉल हो जाएगा? नहीं। अगर मैंने यहीं पे फू को कॉल भी कर दिया, कंसोल डॉट लॉग फू, तो ए- हम लाइन बाय लाइन दोबारा देखते हैं कि क्या हो रहा है। पहले कमेंट्स, इट डजंट केयर कि क्या आपने लिखा है। देन कंसोल डॉट लॉग हेलो, तो पहले हेलो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर फंक्शन फू, तो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन हो चुका है कि अब ये फंक्शन डिक्लेयर हो चुका है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। देन दिस को अभी ये नहीं रन होगा। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग फू, अब यहाँ पे फू कॉल हो चुका है। अब यहाँ पे टॉप लेवल कोड में ही फू कॉल हुआ है, तो ये पहले फू पे जाएगा कि बोलो भाई आप क्या रिटर्न करोगे। उसने कहा रिटर्न 5, तो ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, अब फू ने रिटर्न किया 5, तो कंसोल डॉट लॉग आ जाएगा 5। तो हमारा पहले क्या लॉग आएगा? पहले हेलो एंड देन उसके बाद 5। आप उस फॉरम पिक्चर देख लेते हैं, हेलो देन 5। अब इसके बाद हमारे टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है? इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। अभी हमारे इस कोड में कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं थी, बट अगर मान लो यहाँ पे लिख दे इंपोर्ट एफ एस फ्रॉम एफ एस, आपके टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट होने के बाद ये इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, अब ये भी कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनका कुछ अलग कोड है, ये इंपोर्ट होकर आती हैं कि अब आपके पास ये फंक्शनलिटी भी है, तब इनको भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी तक क्या रन नहीं हुआ? अभी तक अगर कोई फंक्शन के अंदर कोड है वो अभी तक रन नहीं हुआ है अनलेस स्पेसिफिकली कॉल्ड। अगर मैं अब एक सेट टाइम आउट करता हूँ, सेट टाइम आउट विल दी कॉल बैक कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट कॉल दैट अकर्ड, और इसमें मैं लिख दूं कि 0 मिलीसेकंड्स इमीडिएटली अकर हो जाना चाहिए। बट क्या इमीडिएटली होगा? लाइक हमारे कोड के अकॉर्डिंग जब हम सिंक्रोनस कोड पढ़ते हैं तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, तो इंपोर्ट उसी समय इंपोर्ट हो जाना चाहिए। सेट टाइम आउट कंसोल डॉट लॉग 0 मिलीसेकंड के बाद तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। बट नोड जेएस डज इट डिफरेंटली। अब ये कोई फ्लॉ या फिर ये कोई एडवांटेज नहीं है, इट इज़ अ डिज़ाइन चॉइस। ये उन डेवलपर्स का डिज़ाइन चॉइस है कि विद सम थॉट कि हमारा नोड जेएस एनवायरनमेंट एक जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐसे ऐसे रन करेगा। तो इंपोर्ट एफ एस फ्रॉम एफ एस, अब ये इमीडिएटली रन नहीं होगा। पहले टॉप लेवल पोर्ट्स, देन इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, देन आएगा आपका इवेंट कॉल बैक रजिस्टर, इवेंट कॉल बैक रजिस्टर। अब इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट्स ही क्या है? इवेंट्स नथिंग, जैसे आपका ये सेट टाइम आउट है, ये एक इवेंट है। आप अगर मैं यहाँ पे लिख देता सेट इंटरवल एंड आफ्टर 0 मिली, हर 1 मिनट बता दो जाएगा, हर 1 सेकेंड में कंसोल डॉट लॉग इंटरवल, तो अब ये रजिस्टर हो चुके हैं। इट इज़ नॉट लाइक ये कॉल हो चुके हैं कि ये इनका जो टाइमर है बेसिकली वो स्टार्ट हुआ है कि अब से एटलीस्ट 0 मिलीसेकंड के बाद या फिर अब से हर 1000 मिलीसेकंड के बाद हम देखेंगे
कि क्या इसको एग्जीक्यूट होना है, अगर होना होगा तो हो जाएगा। एंड वन थिंग है सेट इमीडिएट नथिंग बट सेट टाइम आउट विद 0 मिलीसेकंड इंटरवल। अब इसका अलग सिग्निफिकेंस भी है जो हम आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए हम समझते हैं सेट इमीडिएट इज नथिंग बट सेट टाइम आउट विद 0 मिलीसेकंड इंटरवल। तो ये इमीडिएटली अकर हो जाना चाहिए। आई विल नेम आल्सो दिस console.log सेकंड कॉल बैक अकर। तो अभी तक हमने किया है उसमें पहले टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। क्या ये टॉप लेवल कोड है? इंपोर्ट स्टेटमेंट श्योर। क्या ये एग्जीक्यूट हो रहा है? नहीं, ये बस अभी रजिस्टर हो रहा है। सेट इंटरवल, क्या ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा है? नहीं, ये बस रजिस्टर हो रहा है। सेट इमीडिएट, क्या ये एग्जीक्यूट हो रहा है? नहीं, ये रजिस्टर हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग हेलो, क्या ये एग्जीक्यूट हो रहा है? यस, ये इस समय एग्जीक्यूट हो जाएगा और हेलो हमारे आउटपुट पे आ जाएगा। फिर फंक्शन डिक्लेरेशन, क्या फंक्शन डिक्लेयर हो गया? यस। क्या उस समय रिटर्न 5 हो गया? नहीं, क्योंकि कॉल नहीं किया। अगली लाइन में हमने इसको कॉल कर दिया कंसोल डॉट लॉग हु, तो यहाँ पे हेलो आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। हेलो 5, देन सेकंड कॉल बैक अकर्ड, पहले ये आया है। अब ये पहले क्यों आया? सेट टाइम आउट पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने डिफाइन तो पहले सेट टाइम आउट किया, पहले सेट इमीडिएट क्यों आ गया? अब इसी इसी टॉपिक को हम आगे भी पढ़ेंगे। अब ये इंटरवल हम बंद कर देता हूँ, मैं क्लियर इंटरवल भी कर देना चाहिए था। लेट ए इज इक्वल टू सेट इंटरवल एंड देन क्लियर इंटरवल 8। उसके बाद ये एक बात पे रुक जाएगा। अब हम दोबारा हेडर्स पे जाते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, हमारा इनिशियलाइज हो चुका है प्रोजेक्ट, हमारा टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट हो गया, हमारी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स कॉल हो गई, हमारे इवेंट कॉल बैक रजिस्टर हो गए, सारे इवेंट्स के कॉल बैक रजिस्टर हो गए हैं, एग्जीक्यूट नहीं, रजिस्टर। तो अब हमारे इवेंट लूप, ये इवेंट लूप कौन प्रोवाइड कर रहा है? libUV। libUV कहता है इवेंट लूप स्टार्ट। व्हाट इज इवेंट लूप? इवेंट लूप, अच्छा अभी नथिंग बट यहाँ पे अगर मैं इवेंट हटा दूं तो क्या लिखा है? लूप स्टार्ट। व्हाट इज अ लूप? लाइक लूप इज समथिंग लाइक वाइल ट्रू। तो एक वाइल ट्रू बेसिकली स्टार्ट हुआ है। अब वाइल ट्रू स्टार्ट हो गया तो ये तो कभी खत्म नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ ब्रेक स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो अभी के लिए हम ये मानते हैं कि एक वाइल ट्रू लूप शुरू हो गया है, जिसको हमने नाम दे दिया है इवेंट लूप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवेंट्स हो गए। जीनियस। तो इवेंट लूप स्टार्ट हुआ है हमारा। इसके बाद इवेंट लूप स्टार्ट हो गया, बट इवेंट लूप में होगा क्या? लूप तो हमने स्टार्ट कर दिया, बीच का कोड क्या है? दैट इज पहली चीज रन एक्सपायर्ड कॉल बैक्स। अब इसको टाइमर्स फेज भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेट टाइमर, सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल्स है, उनके कॉल बैक जो एक्सपायर्ड हो चुके होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो अभी एक बार दोबारा हम इनको, पहले हम इनको कमेंट कर लेते हैं, दो लाइन बाय लाइन। क्या पहले इंपोर्ट होगा? नहीं, पहले टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट होगा। कंसोल डॉट लॉग हेलो डिक्लेयर कंसोल डॉट लॉग हु। अब जो हमारा सेट टाइम आउट था वो टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूशन होने के बाद रजिस्टर हो चुका है। अब जब हम इवेंट लूप में एंटर हुए तो हम देखेंगे क्या कोई कॉल बैक एक्सपायर हुआ है। इसका कॉल बैक 0 मिली सेकेंड्स के बाद एक्सपायर हो चुका था। तो अब हमारा ये जो कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट कॉल बैक पढ़ रहे हैं वो रन होगा। लाइक अगर हम लिखें लेट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू डेट डॉट नाउ एंड देन we get console.log it executed in date dot now माइनस स्टार्ट है। तो अभी मैंने क्या किया, हमने पहले नोट कर लिया कि हमारा कोड स्टार्ट कब हुआ था, क्योंकि ये टॉप लेवल कोड है, ये इमीडिएटली अकर हो जाएगा। देन मैंने नोट कर लिया कि जब हमारा कोड स्टार्ट हुआ था एंड जब ये कॉल बैक अकर हुआ है उसका टाइम डिफरेंस क्या है? मिली सेकेंड्स में। तो आइडियली ये 0 होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि सेट टाइम आउट 0 के बाद कॉल हो रहा, बट क्या ये 0 के बाद कॉल होगा? आओ देखते हैं। हेलो 5, देन फर्स्ट कॉल बैक अफर्ड, देन इट एग्जीक्यूटेड इन 7, नॉट 0। तो जो भी हम इन टाइमर्स में ये इंटरवल देते हैं दैट इज द मिनिमम इंटरवल, कि मिनिमम इंटरवल इसके बाद ये कॉल बैक एक्सपायर हो जाए। इसके बाद हम हमारे नोड जेस को पता है कि इसको एग्जीक्यूट करना है, बट क्या वो उसके बाद इमीडिएटली कर देगा? नहीं, अभी तक उसको बस नोटिफिकेशन गया है कि कॉल बैक एक्सपायर हो गया। इसको अगले लूप में, ये जो हमारा इवेंट लूप है इसके डिफरेंट फेजेस होंगे। अरे फाइल इंस्टॉल हो गया। तो ये जो हमारा इवेंट लूप है
इसमें डिफरेंट फेजेस होंगे। तो अब हमें पता चल गया है कि ये जो कॉल बैक है वो एक्सपायर्ड हो चुका है। अब हम अपने पहले फेज में इसको रन कर देंगे कि ठीक है, एक एक्सपायर्ड कॉल बैक था जो सेट टाइम आउट का था, देन उसके अंदर जो भी कॉल बैक था, जैसे कॉल बैक इज अ फंक्शन, तो कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट कॉल बैक अकर्ड एंड देन कंसोल डॉट लॉग इट एग्जीक्यूटेड है। इसको आप जितनी भी बार रन कर लो, इट विल नेवर प्रिंट जीरो, क्योंकि ये 0 मिली सेकंड में होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो रेस्ट ऑफ द कोड है, जो कंसोल डॉट लॉग हेलो है, फंक्शन डिक्लेरेशन है, एंड जो कंसोल डॉट लॉग फू है, वो भी आपका टाइमर है। तो दैट इज द टाइमर्स फेज। अब अगर यहाँ पे सेट इंटरवल होता एंड इसमें मैं एग्जीक्यूशन का टाइम लिख देता, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या टाइम आता। नोड इंडेक्स डॉट जेएस 1001 मिली सेकेंड। अब ये 1000 के बहुत पास है, बट 0 और 17 मिली सेकेंड कंप्यूटर टाइम है, ये बहुत ज्यादा है। तो 0 और 17 का बहुत गैप आ रहा है, बट 1000 एंड 1001 इसमें इतना गैप क्यों नहीं आ रहा? इसको भी लाइन में देख। तो पहले हमारा इम्पोर्ट, वैसे ही इम्पोर्ट अभी कुछ कर नहीं रहा है, इसको कमेंट ही कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट टाइम, हमारा स्टार्ट टाइम नोट हो चुका है, एंड देन ये सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल अभी रजिस्टर भी नहीं हुए, अभी पहले टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट होगा। कंसोल डॉट लॉग हेलो, फंक्शन डिक्लेरेशन, देन कंसोल डॉट लॉग फू, हेलो प्रिंट हो चुका है, फू डिक्लेयर हो चुका है, देन फू एक बार कॉल हुआ जिसने 5 रिटर्न किया, तो 5 प्रिंट भी हो चुका है। इसके बाद हमारे जो ये कॉल बैक्स हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं, जो हमारे कॉल बैक्स हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं। अब जो सेट टाइम आउट का कॉल बैक है वो 0 मिली सेकंड के इंटरवल के बाद एक्सपायर हो जाना चाहिए। जो सेट इंटरवल का कॉल बैक है वो 1000 मिली सेकंड के बाद एक्सपायर हो जाना चाहिए। बट 0 मिली सेकंड इज द मिनिमम, 1000 मिली सेकंड इज द मिनिमम, कि एटलीस्ट 1000 लेगा, एटलीस्ट 0 लेगा, आफ्टर विच एट सम टाइम व्हेन इट इज कॉल्ड, उसका कॉल बैक एग्जीक्यूट होता है, तब ये रन हो जाएगा। तो अब टाइमर्स फेज में आया हम, टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद कॉल बैक्स रजिस्टर हो गए, उसके बाद इवेंट लूप स्टार्ट हुआ। अब हम देखेंगे कि कोई एक्सपायर्ड कॉल बैक है। अब सेट टाइम आउट का कॉल बैक तो इमीडिएटली एक्सपायर्ड था, कि 0 मिली सेकंड के बाद था, बट यहाँ पे भी टाइम चला गया ये सब करने में। तो उसने कहा अब हो सकता है तो अब इसको रन कर दो। हमें पता था कि ये तब से आया हुआ है, कि हमें पता है कि ये एक्सपायर तब का हो चुका है, इस कॉल बैक का टाइम इंटरवल जो था वो एक्सपायर कब का हो चुका है, बट अब हमें मौका मिला है, इसलिए अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। बट सेट इंटरवल, क्या इसका जो इंटरवल था वो एक्सपायर हो चुका है आफ्टर 17 मिली सेकेंड्स? नहीं, हमने 1000 मिली सेकेंड दिया था, तो ये बार बार इटरेशंस करेगा। जो इवेंट लूप है वो बार बार अपने फेजेस को रन करेगा। अब जैसे ये हमने अभी लिखा रन एक्सपायर्ड कॉल बैक, तो ये फेजेस है इवेंट लूप के, इनको हम नाम दिया बस, बेसिकली फेजेस। तो वो बार बार फेजेस रन करेगा तब तक जब तक ये अपना इंटरवल रीच ना कर ले, ये 1000 मिली सेकंड इसके पूरे ना हो जाए। एंड जैसे ही इसके 1000 मिली सेकंड पूरे होंगे, अब वी डोंट नो उस समय इवेंट लूप किस फेज में होगा, बट उसके नेक्स्ट आइटरेशन पे वो इसको कॉल कर देगा, इसके कॉल बैक को वो रन करेगा कि पहले अच्छा इंटरवल को हम सॉल्व करना है, उसके बाद इट एग्जीक्यूटेड इन जो टाइम हमें देना है, एंड उसके बाद उस इंटरवल को क्लियर करना है। तो इसलिए जो हमारा सेट इंटरवल का टाइम था 1001 एंड 1000, तो इसमें इतना गैप नहीं आया, क्योंकि हम ऑलरेडी लिमिट नहीं हो रहे थे किसी चीज से। सेट टाइम आउट के टाइम पे हम लिमिट हो रहे थे, क्योंकि बाकी कोड पहले एग्जीक्यूट करना था, एंड देन इसको इसके कॉल बैक एग्जीक्यूट करना था। बट सेट इंटरवल के टाइम पे हम कभी लिमिट नहीं हो रहे, तो इट इमीडिएटली अब 1000 से 1001, क्योंकि आपको नहीं पता इवेंट लूप किस फेज में है, अब इतना डिले तो चला लो 1003, 1 to 5 मिली सेकंड्स का डिले वैसे भी आ सकता है, अब दोबारा रन होगा 1001। तो दैट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। बट ये है कि जो लिमिटिंग चीज थी हमारी स्टार्टिंग में, वो थी हमारी टॉप लेवल पोर्ट, बट उसके बाद जो हमारा सेट इंटरवल था उसके लिए कोई लिमिटिंग चीज नहीं थी, तो दैट इमीडिएटली अकर्ड। इसके बाद हमारा आता है आईओ पोलिंग। अब आईओ पोलिंग से एक एरो जा रहा है थ्रेड पूल पे, बट हमें उसे अभी नहीं देखना। व्हाट इज आईओ पोलिंग? इनपुट आउटपुट पोलिंग। अब एग्जीक्यूशन क्यों नहीं, पोलिंग क्यों? क्योंकि आईओ पोलिंग 2 स्टेप्स में होता है। अगर हम यहाँ का हम एफ एस को इम्पोर्ट करें, हैंड हमें एक फाइल रीड देते हैं, मान लो ये मैंने कोड लिखा हुआ था, मान लो हमें एक फाइल रीड करनी है विच इज सैम्पल डॉट टी एक्स टी, एंड उसके बाद हमें प्रिंट करना है कि जब ये कंसोल डॉट लॉग फाइल रीड कंप्लीट हो जाए, तो जस्ट हमने देना है कि फाइल रीड कंप्लीट हो गई है, एंड हटा देते हैं हम क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टॉप लेवल कोड में बहुत कुछ है। अब जो हमारा आईओ पोलिंग है वो क्या करेगा, रीड फाइल
पहले तो जो हमारे एज अ एग्जीक्यूशन रन हो रहा था, पहले तो टॉप लेवल कोड, देन import स्टेटमेंट्स, देन इवेंट फॉल बैक सजेस्टेड, देन इवेंट लूप स्टार्ट्स। अब इवेंट लूप स्टार्ट होने के बाद पहले टाइमर्स का फेस, सेट टाइम आउट एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेट इंटरवल अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि वो देखेगा कि इसका कॉल बैक एक्सपायर नहीं हुआ। उसके बाद वो आएगा आईओ पोलिंग का। आईओ पोलिंग में हम पहले इसको कह रहे हैं कि fs डॉट रीड फाइल सैम्पल डॉट टीएक्सटी, हम कह रहे हैं कि ये सैम्पल डॉट टीएक्सटी फाइल को रीड कर लो। अब क्या इमीडिएटली रीड हो जाएगा? क्या पता बहुत बड़ी फाइल हो, जैसे यहाँ पे जो मैंने सैम्पल डॉट टीएक्सटी लिया है वो 75,000 लाइन्स की है, गार्बेज डेटा है बट 75,000 लाइन्स की है। तो क्या ये इमीडिएटली रीड हो जाएगा? नहीं, बट हो जाएगा। पर इसकी वजह से ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोड ही रुक गया। दैट इज ब्लॉकिंग कोड, कि हमारा एग्जीक्यूशन जो था, पहले जो इवेंट कुछ चल रहा था, पहले एक्सपायर्ड कॉलबैक्स में था, देन आईओ पोलिंग। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने मान लो बहुत हाई लेवल की क्रिप्टोग्राफी कर रहे हो, हम बहुत ही सीपीयू इंटेंसिव को टास्क कर रहे हो एंड उसकी वजह से हमारा बाकी का कोड एग्जीक्यूशन रुक जाए। तो ये नोड जेएस ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है, आप नहीं कर सकते, कि हम इस टास्क को एक थ्रेड पे भेज देंगे, कि एक थ्रेड पूल होगा जो इसको एग्जीक्यूट करेगा, हम वहीं करेंगे, मेन थ्रेड में नहीं होगा ये। अब आईओ पोलिंग, अभी इसको बार बार पोल मतलब चेक करता रहेगा कि क्या फाइल रीड हुई, फाइल रीड हुई, फाइल रीड हुई, हो गई तो हम उसको कॉल बैक एग्जीक्यूट करा देंगे, नहीं हुई तो ओके वेट करते हैं, अगले इवेंट लूप के फेस पे दोबारा चेक करेगा क्या फाइल रीड हुई, हो गई तो कॉल बैक एग्जीक्यूट, नहीं हुई तो अगले फेस में मूव ऑन। देन अब अगर इन जनरल हमारे पास 4 थ्रेड्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे 4 डब्बे हैं, बट ये आपके फिजिकल कोर्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक, तो इसमें रीड फाइल हमारा क्या है, आईओ पोलिंग का पार्ट है। आईओ पोलिंग में भी 2 फेजेस होते हैं, कि हम कोई नए इवेंट्स, मान लो हमने रीड फाइल के बाद यहाँ पे कुछ राइट करना हुआ, कि हमने पहले रीड किया डेटा, उसके बाद उसने कुछ मैप किया कि अप्लाई कर दो कि हर लाइन में एक डॉट फुल स्टॉप जुड़ जाएंगे, एंड उसके बाद दोबारा राइट कर दो फाइल में। तो क्या कोई नए आईओ पोलिंग के इवेंट्स आए हैं, एंड नहीं आए तो क्या जो हमने ऑलरेडी थ्रेड्स को असाइन कर दिए थे, क्या वो कंप्लीट हो चुके हैं कि नहीं? तो दिस इज द पोर्शन ऑफ आईओ पोलिंग, कि कैसे इनपुट आउटपुट पोस्ट को प्रोसेस करता है हमारा नोड.जेएस। उसके बाद सेट इमीडिएट। अब इसको जो हमारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो कहती है चेक फेस हमारे। तो सेट इमीडिएट, सेट इमीडिएट क्या करता है हमारा? सेट इमीडिएट हमने अभी तक देखा था कि सेट टाइम आउट विद 0 इंटरवल, बट फिर उसकी नीड क्या है? सेट टाइम आउट हम 0 इंटरवल पे तो वैसे भी रन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेट इमीडिएट, ये console.log सेकेंड कॉल बैक अथॉर्ट। इन जनरल हम इसको रन करते हैं किसी आईओ पोलिंग के कॉल बैक के अंदर, यहाँ, एंड हम यहाँ पे एक मान लो सेट टाइम आउट भी लिख देते हैं, कि सेट टाइम आउट 0 मिली सेकेंड्स console.log, दिस इज अ टाइम आउट इनसाइड रीड फाइल। और हम एक और चीज करते हैं, सेट टाइम आउट को सेट इमीडिएट के ऊपर रख देते हैं, एंड एक बार गेस करने की कोशिश करते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो अभी तक हमने देखा था कि पहले टॉप लेवल कोड, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, इवेंट लूप्स, फॉल बैक सजेस्टेड, देन इवेंट लूप स्टार्ट, देन हमारा टाइमर फेज। तो टाइमर फेज में पहले तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा जो हमारा सेट टाइम होता। तो पहले पहले हेलो आया, फिर 5 आया, फिर जो हमारा फर्स्ट कॉल बैक अगर था वो आएगा, देन हम आईओ पोलिंग में जाएंगे। अब आईओ पोलिंग में पहले ये फाइल रीड करेगा, जब ये फाइल रीड हो जाएगी तब इसका कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा जिसमें आएगा console.log फाइल भी कंप्लीट। तो उसके बाद हमने एक और कॉल सेट टाइम आउट का इवेंट रजिस्टर किया है, विच इज console.log दिस इज अ टाइम आउट इनसाइड रीड फाइल, एंड देन एक सेट इमीडिएट सेट किया है, p console.log सेकंड कॉल बैक अकर्ड। इसमें से पहले कौन रन होगा? क्या ये सिंक्रोनस होगा कि हमने पहले सेट टाइम आउट लिखा तो वो एग्जीक्यूट हो गया देन सेट टाइम इमीडिएट? नहीं, हमारे ये जो इवेंट लूप के फेजेस है उसके अकॉर्डिंग रन होगा। अब आईओ पोलिंग के बाद क्या है? सेट इमीडिएट को जो हमारा चेक फेज है, जस्ट वन में जो हमारा सेट इमीडिएट वाला फेज है वो आईओ पोलिंग के कॉल बैक एग्जीक्यूशंस एंड कोई नया इवेंट आया है कि नहीं उसके चेक के बाद रन होता हो। तो पहले आइडियली इट शुड रन सेट इमीडिएट console.log सेकंड कॉल बैक अकर्ड, एंड देन सेट टाइम आउट, क्योंकि अब इसके और भी फेज हैं बट अभी वो उसको इफेक्ट नहीं करेंगे। तो पहले रन एक्सपायर्ड कॉल बैक्स, देन आईओ पोलिंग, देन सेट इमीडिएट, देन अगेन रन एक्सपायर्ड कॉल बैक्स। तो अब जो उस समय हमारा ये एक्सपायर्ड कॉल बैक होगा, तो इसको रन करके देखते हैं।
नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो पहले आया हेलो 5 विच इज अ टॉप लेवल कोड, फिर फर्स्ट कॉल बैक अकर्ड, क्योंकि हमारा सबसे पहले जो टाइमर फेज था उसमें हमारा ये टाइमर इमीडिएटली एक्सपायर्ड हो चुका था, तो पहले ये रन हुआ। उसके बाद जो हमारा आईओ पोलिंग के थ्रू फाइल रीड कंप्लीट हुई, एंड देन पहले क्या कर हुआ, सेकंड कॉल बैक अकर्ड। क्यों? क्योंकि आईओ पोलिंग के फेज के बाद आता है इमीडिएट का फिक्स विच इज चेक फेज जिसको हम कहते हैं। उसके बाद रीड हुआ दिस इज अ टाइम आउट इनसाइड रीड फाइल, क्योंकि इवेंट दोबारा टाइमर पेज पे गया होगा एंड देन उसने कहा होगा कि इस टाइमर का इंटरवल एक्सपायर हो चुका है, तो उसके बाद इसका कॉल बैक भी एग्जीक्यूट हो गया। देन अब सेट इमीडिएट वर्सेस सेट टाइम आउट, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। जब हम इसको आईओ पोलिंग के कोड एनवायरमेंट कोड स्कोप के अंदर रन करते हैं तो क्या फर्क आता है, एंड जब हम बाहर रन करते हैं तो क्या फर्क आता है। क्लोज कॉल बैक्स, अब ये फेज इन जनरल होता है सॉकेट के क्लोजर के लिए, कि आपको मान लो एक सॉकेट बनता अब में करना है कि सॉकेट डॉट ऑन क्लोज की कुछ कोड एग्जीक्यूट हो जाए, तो उनके कॉल बैक्स यहाँ पे अकर होते हैं। तो इसको हम अभी उतना डील नहीं करते क्योंकि ये और भी इंटरनल्स में है, इसलिए हम बढ़ते हैं अभी के लिए अगले फेज पे। चेक इफ एनीथिंग इज पेंडिंग। अब हमने देखा था कि इवेंट लूप क्या है, वाइल ट्रू, वाइल ट्रू हमेशा ट्रू, तो ये तो हमेशा रन हो रहा है, नहीं, हमारे यहाँ पे एक सेकंड आता है चेक इफ एनीथिंग इज पेंडिंग, क्या कोई टाइमर पेंडिंग है, क्या कोई इंटरवल पेंडिंग है, क्या कोई आईओ पोल को, क्या कोई हमने फाइल रीड पे डाल रखी है, क्या कोई हमने क्रिप्टोग्राफिकली हैशिंग कर रखी है, क्या वो अभी पेंडिंग है। तो चेक इफ एनीथिंग इज पेंडिंग, इफ देर इज तो दोबारा इवेंट लूप रन करते रहो, अगर कुछ भी पेंडिंग नहीं है तो इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दो, इस प्रोसेस को किल कर दो कि हमारा जो पूरा जावास्क्रिप्ट की फाइल थी वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो दिस वाज द इवेंट लूप जिसको हम स्टडी करते हैं कि एक जावास्क्रिप्ट फाइल कैसे एग्जीक्यूट होती है। अब हमने थ्योरेटिकली तो इस पे थोड़ी बातें कर ली, अब थोड़ी कोड पे भी आते हैं। कोड में मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स प्रिपेयर किया है, जैसे ये वाला सेट टाइम आउट एंड सेट इमीडिएट डिफरेंस। इसको हमारे मेन ले जाते हैं, इसमें सभी सब कुछ हट चुका है, अब बस यही है इस फाइल में। अब अगर हम इसका आउटपुट गेस करने जाए तो अकॉर्डिंग टू आवर जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो पहले क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, टाइमर्स फेस, क्योंकि इसमें कोई टॉप लेवल कोड नहीं है। इंपोर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, इवेंट कॉल बैक रजिस्टर हो जाएंगे, उसके बाद एक्सपायर्ड कॉल बैक, तो पहले टाइमर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। आओ देखें हो रहा है कि नहीं। इसमें तो अच्छा फाइल नेम ने डाला सैम्पल डॉट टीएक्सटी, उसको क्लियर करते हैं। देन नो इंडेक्स डॉट जेएस इमीडिएट टाइम आउट, इमीडिएट टाइम आउट। अब पहले क्या रन हुआ, इमीडिएट, हम इसको इमीडिएट 1 और टाइम आउट 1 मिल जाता है, ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए कि कौन सा रीड फाइल के कॉल बैक के अंदर है एंड कौन सा बाहर है। इमीडिएट 1 पहले ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, देन टाइम आउट 1 पहले ये वाला देन ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद जब फाइल रीड कंप्लीट हुई देन इमीडिएट रीड हुआ, देन टाइम आउट रीड हुआ। अब ये क्या हुआ, हमारे इवेंट लूप के अकॉर्डिंग तो जो इवेंट लूप के फेजेस थे वो पहले रन एक्सपायर्ड कॉल बैक करने चाहिए थे, बट यहाँ पे हमारा नोड जेएस आर्टिकल एक बहुत ही अच्छी चीज मेंशन करता है कि if we run the following step which is not within an input output cycle, that is the main module, हमारे मेन मॉड्यूल के अंदर नहीं है, इनपुट आउटपुट साइकिल हमारे किसी ऐसे कॉल बैक के अंदर नहीं है या एग्जीक्यूशन के अंदर नहीं है, the order in which the two timers are executed is non deterministic, हम डिटरमिन नहीं कर सकते कि ये किस ऑर्डर में रन होगा, as it is bound by the performance of the process। अब हो सकता है कि टाइमर का जो परफॉर्मेंस, हमारी जो क्लॉक है उसने पहले 0 को रन कर दिया, हमारा पहले सेट इमीडिएट रन होगा, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि इसमें पहले क्या रन होगा। तो अगर ये इनका जो कोड एग्जांपल है हम इसी को देखें तो इसको अगर हम बार बार रन करें तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पहले इमीडिएट टाइम आउट, अब जैसे यहाँ पे टाइम आउट देन इमीडिएट, तो बोथ केसेस पॉसिबल है कि पहले इमीडिएट रन हो जाए देन टाइम आउट, या फिर पहले टाइम आउट रन हो जाए देन इमीडिएट। तो इसलिए हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी किसी भी एग्जीक्यूशन में कि किसी भी एग्जीक्यूशन में नहीं, किसी टॉप लेवल एग्जीक्यूशन में कि पहले सेट टाइम आउट अकर हो रहा है या सेट इमीडिएट अकर हो। अगर मान लो यहाँ पे हम लिख दे कंसोल डॉट लॉग समथिंग,
कुछ भी है। तो पहले तो टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट हुआ समथिंग। अब क्या हुआ कि जो हमारा हमने यहाँ पे टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट किया है, इसकी वजह से जो हमारा अभी तक क्या हो रहा था कि पहले टाइम आउट और इमीडिएट डिसऑर्गेनाइज मैनर में रन हो रहे थे, कभी कोई रन हो रहा था, कभी कोई रन हो रहा था। अब क्या हुआ कि जैसे हमने देखा था, पहले टॉप लेवल कोड समथिंग एग्जीक्यूट हुआ, इंपोर्ट स्टेटमेंट को यानी इवेंट कॉल बैक रजिस्टर हुआ, अब एक्सपायर्ड कॉल बैक रन हो, दो समथिंग टाइम आउट इमीडिएट, एंड इसको अब हम कितनी बार रन कर ले इसका आउटपुट सेम रहेगा। दैट इज द डिफरेंस कि जब हम इसको किसी मेन मॉड्यूल से बाहर निकाल के इनपुट आउटपुट साइकिल से बाहर निकाल के देते हैं। अब इसमें एक आउटपुट आ गया, आउटपुट साइकिल, तो इसको जब हम इनपुट आउटपुट साइकिल से बाहर निकाल के रन करते हैं तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि पहले क्या रन होगा, इमीडिएट टाइम हो देन टाइम आउट इमीडिएट आ गया, तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट राइट नाउ कि क्या रन होगा। बट उसके बाद अगर हम इसको किसी कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे अगर मैं समथिंग लिख दूँ, अब समथिंग में कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पे, स्पेशल तो स्पेशल देन टाइम आउट देन इमीडिएट। अब हमारा जो हमने डायग्राम बनाया था कि इवेंट लूप में फेजेस टाइमर्स, देन प्रोडक्ट टू कॉलिंग, देन जो हमारे चेक्स होते हैं सेट इमीडिएट के चेक्स, देन क्लोज कॉल बैक्स, देन चेक इफ एनीथिंग इज पेंडिंग, अब ये उसके अकॉर्डिंग रन हो रहा है। तो ये था हमारा इवेंट लूप में एक डिस्क्रिपेंसी, या डिस्क्रिपेंसी भी नहीं, एक डिजाइन, कि हम इन जनरल सेट इमीडिएट और सेट टाइम आउट अगर ओपन है तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे केस सेट इमीडिएट इज डिजाइन टू एग्जीक्यूट अ स्क्रिप्ट वंस द करंट कोल फेज कंप्लीट्स। हम इन जनरली सेट इमीडिएट को तब एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे मान लो आपका एक डेटाबेस था, अब आपने कुछ फंक्शन ऑपरेट किए, आपने डेटाबेस में काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, डेटाबेस में काउंट को राइट कर दिया, बट उसके बाद आपको अपने कोड में काउंट इंक्रीमेंट करना था। अब अगर ये सेट टाइम आउट के थ्रू होता तो पहले तो टाइमर्स पे रन होगा, काउंट इंक्रीमेंट हो गया, उसके बाद जो हमारा इनपुट आउटपुट पोलिंग का कॉल बैक का दो एग्जीक्यूट हुआ तो डेटाबेस में राइट कुछ और हो गया, एंड देन सेट इमीडिएट तो डेटाबेस में राइट कुछ और हो गया। इसलिए हम यूज करेंगे सेट इमीडिएट, कि हमें पता है कि आयु पोलिंग के बाद ही सेट इमीडिएट कॉल होगा। इसलिए इन जनरल सेट इमीडिएट इस रीजन से यूज होता है कि सेट इमीडिएट इमीडिएटली पोल फेज कंप्लीट होने पे रन हो जाएगा। सेट टाइम आउट schedule the step to run after a minimum threshold in millisecond has lapsed, not the exact threshold, not the exact time interval, but the minimum threshold in millisecond which has elapsed। तो अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो इस आर्टिकल में थे जो मेरे को लगता है मेरे को एक्सप्लेन करने चाहिए, विच इज फर्स्टली कॉल बैक क्यू। अब हर फेज का एक डिफरेंट कॉल बैक क्यू होता है, इनपुट आउटपुट पोलिंग का अलग होगा, एक्सपायर्ड कॉल बैक्स का अलग होगा, सेट इमीडिएट का अलग होगा। व्हाट इज अ क्यू? क्यू इज अ फीफो डेटा स्ट्रक्चर व्हिच वर्क्स अपॉन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले भेजो, जो उसके बाद में आया उसको बाद में भेजो। तो पहले जो कॉल बैक एक्सपायर हुआ पहले उसको एग्जीक्यूट करो, देन सेकंड वाले को, देन थर्ड वाले को। जैसे अगर हम यहाँ पे 3 सेट टाइम आउट लिख दें, सेट टाइम आउट विद कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट टाइम आउट, और तीनों को हम ये आई थिंक कवर कर रहा है, हाँ तीनों को हमने 0 मिलीसेकंड दे देंगे। तो ये एक कॉपी, एंड देन ये हो गया हमारा सेकेंड टाइम आउट, एंड देन उसके बाद ये हो गया हमारा थर्ड टाइम। अब ये कैसे रन करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड सेकंड फर्स्ट, या फिर ऐसा ऑर्डर में रन करेगा जो हम डिटरमिन नहीं कर सकते। गेस, अब इसको रन करके देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि पहले कौन एक्सपायर हुआ, फर्स्ट टाइम आउट, देन सेकंड टाइम आउट, देन थर्ड टाइम आउट। तो ये एक्सपायर्ड कॉल बैक्स की क्यू जो होती है, ऐसे एक क्यू इसमें ऐड हो जाएगा कि ये फर्स्ट आ गया, फिर ये सेकंड आ गया, फिर ये थर्ड आ गया, तो पहले फर्स्ट को भेजो, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। अब भेजो, बट भेजो कहाँ, दैट इज वेयर कॉल स्टैक कम्स है। कॉल स्टैक मतलब बेसिकली एक स्टैक जिसमें हमारा मेन एग्जीक्यूशन होता है। लाइक इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे लास्ट लाइन पुश हो गई, फिर लाइन जैसे पुश होती गई, एंड देन हम इनको पॉप करते रहेंगे एग्जीक्यूशन के लिए कि अच्छा कंसोल डॉट लॉग हेलो, तो टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट हो गया। फंक्शन डिक्लेरेशन, फिर फंक्शन डिक्लेरेशन कॉल हुआ तो कंसोल डॉट लॉग फू, मतलब उसने जो हमने देखा था 5 रिटर्न करता था,
तो जब क्यू से कुछ पॉप हुआ तो वो इसमें, अब मान लो ये सब कुछ हो चुका है, तो ये अभी हम डिलीट कर देते हैं और ये एरोस भी। तो जो हमने जो टॉप लेवल कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद हमने एक कॉल बैक क्यू थी, जिसमें से कुछ पहले आया, ये अब इसमें पुश होगा, देन ये पॉप होगा। इसके बाद ये चेक करेगा, अच्छा एक और कॉल बैक एक्सपायर्ड हो चुका है तो इसको भी पुश कर दो, ये पुश हुआ, देन ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा कॉल बैक स्टैक या कॉल स्टैक कि जिसमें मेन एग्जीक्यूशन कॉल्स हो रही हैं और वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो दैट इज टू इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मेरे को लगा था कि आर्टिकल में मेंशन थी एंड आनी चाहिए। नाउ सेट टाइम आउट वर्सेस सेट इमीडिएट, ये हमने अभी देखा, बट यही है कि सेट टाइम आउट इज द मिनिमम, इज सम कोड व्हिच यू वांट टू रन आफ्टर मिनिमम टाइम इंटरवल। सेट इमीडिएट इज जनरली रन व्हेन एक पोल फेज कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद में कोई रन करना है, तो दैट इज सेट इमीडिएट। देन आता है हमारा नेक्स्ट टिक क्यू एंड प्रॉमिस माइक्रोटास्क क्यू। अब दिस इज एन इंटरेस्टिंग। तो जो हमारे कॉल स्टैक्स थे इसमें कॉल बैक थे, अब जैसे ही ये कॉल बैक एग्जीक्यूट हो जाएगा एक और चीज रन होती है, विच इज एक और चीज होती है माइक्रो टास्क क्यू। अब व्हाट इज माइक्रो टास्क क्यू? माइक्रो टास्क में आते हैं आपके प्रोमिसेस एंड देन आगे प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, ये वाली चीजें। बल्कि प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक इज बिफोर प्रोमिसेस, इन दी ऑर्डर प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक इज बिफोर प्रोमिसेस। बट ये है क्या? प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक है क्या? प्रोमिस तो चलो हमें फिर भी पता है कि अच्छा ठीक है कि प्रॉमिस हम कुछ अवेट करते हैं, या तो वो रिजॉल्व होता है या तो वो रिजेक्ट होता है, बट प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक व्हाट इज दिस? ये हम तब रन करते हैं जब हमें इमीडिएटली कुछ कॉल करना हो। अब इसके नाम थोड़े डिफरेंट हैं, जैसे प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक एंड सेट, हमारे पास एक है सेट इमीडिएट। अब उनके नाम थोड़े रिवर्स ऑर्डर में है। प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक एक कॉल बैक के बाद इमीडिएटली एग्जीक्यूट होता है, बट सेट इमीडिएट एक फेज के कंप्लीशन के बाद, होल फेज के कंप्लीशन के बाद सेकंड फेज में आकर रन होता है। तो अब जैसे ये आर्टिकल भी मेंशन करता है कि इनके नाम थोड़े वियर्ड है, बट जो हमारा मोस्ट जावास्क्रिप्ट है वो, अगर हम इसके नाम अब चेंज कर दें तो वो डेप्रिकेट हो जाएगी, वो ब्रेक कर देगी। इसलिए हम उसका भी नाम चेंज नहीं करते, बट जो हमारा प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक है इट फायर्स इमीडिएटली ऑन द सेम फेज। एक कॉल बैक एग्जीक्यूशन के बाद ये प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक इमीडिएटली फायर करता है ऑन द सेम फेज, बट सेट इमीडिएट फायर्स ऑन द फॉलोइंग आइटरेशन और टिक ऑफ द नेक्स्ट इवेंट लूप, अगले आइटरेशन पे अगले फेज पे रन जाके करता हुआ। तो प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक फायर्स मोर इमीडिएटली देन सेट इमीडिएट, बट दिस इज एन आर्टिफैक्ट ऑफ द पास्ट। अब पुरानी चीजें तो अब किसी ने लिख दी और हमने मानी, तो अब हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं, इसके नाम चेंज नहीं कर रहे, बट हमें पता होना चाहिए कि रन एज इट इज कैसे होता। तो कॉल बैक के बाद पहले रन होता है प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक। अब इसका कोड एग्जांपल हम यहीं से ले लेते हैं कि मान कहाँ पे था, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक ये है। अब एक एपीआई कॉल है जो कुछ आर्गुमेंट्स लेती है एंड ए कॉल बैक लेती है। इफ टाइप ऑफ आर्गुमेंट अनइक्वल टू स्ट्रिंग, कि अगर स्ट्रिंग नहीं है तो प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक में हम कॉल कर रहे हैं कॉल बैक को विद अ टाइप एरर, आर्गुमेंट शुड बी स्ट्रिंग। तो हाँ ये एक बेटर एग्जांपल है। इसमें पहले कमेंट्स में कर देते हैं थोड़े से ताकि हमें कुछ पता ना। लेट, इसको लाइन बाय लाइन रन करेंगे। पहले टॉप लेवल कोड लेट बार इज इक्वल टू नल फंक्शन सम एसिंक एपीआई कॉल, तो अभी ये डिक्लेयर हुआ है, अभी इसमें कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं डिक्लेयर हो चुका है, बट अभी हम इसके अंदर के कोड को नहीं देखेंगे। उसके बाद ये कॉल हो गया सम एसिंक एपीआई कॉल विद अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, जिसमें हमने भेजा है कंसोल डॉट लॉग बार की बार की वैल्यू आपको कॉल करना है। अब इस फंक्शन में ये कॉल बैक लेता है एंड इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो जो बार की वैल्यू थी अभी नल, वो एग्जीक्यूट होगी, या फिर बार इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर हम बस पर में करें अभी के लिए, बार वुड गिव बार एंड देन अ नल, बार एंड देन अ नल। क्यों? क्योंकि बार इक्वल टू 1 तो बाद में आ ना, अभी तक तो वो पूरा ही नहीं हुआ। बट अगर हम इसको इसके थ्रू करें प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक कॉल बैक, अब हमने क्या बोला है कि जब एसिंक एपीआई कॉल हो रही है तब कंसोल डॉट लॉग करो बार को। हमने एक फंक्शन कॉल बैक भेजा है जिसके अंदर हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं बार को,
बट एसिंक एपीआई कॉल में हमने किया कि प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक कॉल बैक, नेक्स्ट टिक में आपको ये कॉल बैक रन करना है, इमीडिएटली रन नहीं करना है। तो जब ये फंक्शन, ये कॉल बैक था, ये एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद का कोड एग्जीक्यूट हुआ, इसके बाद ये रन हुआ प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक कॉल बैक। अब अगर हम इसको रन करें बा एंड देन बा, अब अगर हम इसमें कोई प्रॉमिस लिख देते, जैसे यहाँ पर मैंने लिखे तो थे 2-3, ये रहे। तो अब इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं कि पहले क्या रन होगा एंड बाद में। कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, अच्छा ठीक है, पहले तो टॉप लेवल कोड है, इमीडिएटली अकर हो जाएगा। सेट टाइम आउट, अभी रजिस्टर होगा, अभी इवेंट कॉल बैक रजिस्टर्ड ऑन दो। सेट इमीडिएट, चलो अभी रजिस्टर हो रहा। प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक कंसोल डॉट लॉग नेक्स्ट टिक, अच्छा ठीक है कि हमने एक नेक्स्ट टिक भी डाल दिया। प्रोसेस डॉट रिजॉल्व डॉट देन कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस, कि अब प्रॉमिस हमने किया है कि एक माइक्रो टास्क में एक प्रॉमिस भी जोड़ दो जो रिजॉल्व होने पे कंसोल डॉट लॉग करे प्रॉमिस, एंड देन एक टॉप लेवल कोड है एंड। तो पहले तो हमें पता टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट होगा या रूडे, इसका आउटपुट देख के इसको भी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले जो हमारा टॉप लेवल कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ स्टार्ट देन एंड, तो ये पहले इमीडिएटली आया स्टार्ट एंड देन। उसके बाद अब कॉल बैक खत्म हो गया, एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। एग्जीक्यूशन खत्म होने से पहले, खत्म होने के बाद डिफ अगले फेज में जाने से पहले क्या रन होंगे, पहले प्रोसेस डॉट नेक्स्ट का क्यू एंड देन प्रोमिस का क्यू, की कोई विच इज बेसिकली द माइक्रो टास्क क्यू। इसमें हमने देखा कि प्रोसेस डॉट नेक्स्ट में कॉल बैक है कंसोल डॉट लॉग नेक्स्ट, तो पहले वो रन करो। उसके बाद प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व डॉट देन कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस, ये रन करो। इसके बाद हम पहुंचे सेट टाइम आउट पे, टाइमर्स फेज, देन सेट इमीडिएट फेज। अब ये भी एक इनपुट आउटपुट पूल, यहाँ पे आउटपुट्स हो रहे, तो ये एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में तो पहले टाइमर ही रन होगा। अब यहाँ पे ये नहीं होगा कि सेट टाइम आउट और सेट इमीडिएट में कि पहले कौन रन होगा। लेकिन अगर हम इसको 2-3 बार भी प्रिंट कर लें तो इट वोंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि अब एक ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आ चुका है। तो आई गेस दैट्स इट। इसमें यहाँ पे एक और अच्छा सा एग्जांपल दिया है इवेंट एमिटर का, कि अगर हम एक इवेंट एमिटर, हम एक इवेंट एमिट कर रहे हैं, बेसिकली सॉकेट्स वाली चीज़ है। तो कंस्ट्रक्टर में हमने कॉल किया है कि पहले तो सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंड कर रहा है इस क्लास को। देन दिस डॉट एमिट इवेंट, अब इससे एक एरर आएगा। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसने इमीडिएटली एमिट कर दिया इवेंट, ये चलेगा। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसने इमीडिएटली एमिट कर दिया इवेंट, बट अभी तक तो हमने कोई लिसनर ही नहीं जोड़ते, अभी तक तो हमने कोई लिसनर ही नहीं जोड़ते। ये जो डॉट ऑन है ये तो इसके बाद डिफाइन हुआ है, इससे पहले ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है जिसके अंदर हम इवेंट को एमिट कर चुके हैं। तो क्या ये कुछ भी आउटपुट देगा? तो अगर हम इसको रन करके देखें, नथिंग, देयर इज नथिंग ऑन द आउटपुट। बट अगर हम ये रन करें, इवेंट एमिटर रिक्वायर नोड इवेंट्स, ओके, हम एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख लें। कंस्ट्रक्टर में हमने पहले तो सुपर, ठीक है, फिर प्रोसेस डॉट नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के बाद दिस डॉट इवेंट इवेंट। अब जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पहले तो सुपर, ठीक है, कॉल हुआ, अब हमने नेक्स्ट टिक क्यू में इसको डाल दिया इस कॉल बैक को कि दिस डॉट एमिट इवेंट करना है हमें। उसके बाद हमने डॉट ऑन, पहले ये सारा टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और टॉप लेवल कोड लिख दूँ कि डॉट ऑन इवेंट टू अकर्ड, एंड देन मैं दोबारा एमिट कर दूँ इवेंट टू को, अरे इवेंट टू को। अब ये दोनों आएंगे क्योंकि जो हमारा कंस्ट्रक्टर था उसने इस कॉल बैक को एक नेक्स्ट टिक क्यू में डाला था, जो टॉप लेवल कोड की एग्जीक्यूशन के बाद को क्यू पॉप होना शुरू हुआ या डी क्यू होना शुरू हुआ। तो पहले क्या इवेंट हुआ, इवेंट, इसलिए हमारा आया पहले एन इवेंट अकर्ड, देन इवेंट हुआ इवेंट टू, जिसके बाद आया इवेंट टू अकर्ड। तो अभी हम एक हाई लेवल ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारा जावास्क्रिप्ट कोड वर्क कैसे कर रहा है। तो पहले क्विकली प्रोसेस बना, मेन थ्रेड बना, मेन थ्रेड में सब कुछ होता है, बट सब कुछ नहीं होगा, सब कुछ इसके थ्रू होगा। इनिशियलाइज प्रोजेक्ट, एनवायरनमेंट इनिशियलाइज हो गया, टॉप लेवल कोड, ठीक है, हमने लिख दिया, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है, अब हमारा जो भी जितने भी मॉड्यूल थे इंपोर्ट हो गए, इवेंट कॉलबैक्स रजिस्टर्ड हो गए। तो क्यूज में आ गए कि अब हमें इवेंट कॉलबैक को मैनेज करना है। अब क्या टाइप का टाइमर एक्सपायर हो चुका है, अगर 0 मिली सेकंड है तो जब टाइमर एक्सपायर हो चुका है, नहीं हुआ तो आगे लोग, हो भी चुका है तो अभी भी वो कॉलबैक क्यू में जाएगा, इट विल नॉट रन। इवेंट लूप स्टार्ट, रन एक्सपायर्ड कॉलबैक्स। अब हम देखेंगे क्या कोई
इस फेज की कॉल बैक क्यू में क्या ये एम्प्टी है तो अगले फेज पे, एम्प्टी नहीं है तो डिक्यू करो, फॉर स्टैक में भेजो, इसको एग्जीक्यूट करो। आईओ पोलिंग हमने देखा 2 स्टेप में होती है कि कोई नया इवेंट पोल हुआ है कि नहीं, क्या जो हमने थ्रेड को भेजा था वो फिनिश हुआ है कि नहीं। अगर वो फिनिश हो चुका है तो उसके क्यू में जो कॉल बैक आया है उसको पॉप करो एंड देन कॉल स्टैक को भेजो। आफ्टर विच सेट इमीडिएट चेक फेज है, उसके बाद क्लोज कॉल बैक्स, जो भी हमारे सॉकेट से क्लोज कॉल बैक्स हैं उनको क्लोज करो। चेक इफ एनीथिंग इज पेंडिंग, क्या कोई टाइमर पेंडिंग है, क्या कोई इंटरवल पेंडिंग है, क्या कोई प्रॉमिस पेंडिंग है, क्या कोई एसिंक का वेट हो रहा है, क्या कोई सेट इमीडिएट पेंडिंग है, क्या कोई फाइल रीड हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ भी पेंडिंग है तो अभी बंद मत करो, कुछ नहीं है तो हमारा जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा एंड ये प्रोसेस किल हो जाएगा। वेल दैट वाज ऑल। एक हमने सेट इमीडिएट वर्सेस प्रोसेस नेक्स्ट भी पढ़ लिया एंड आज हमने ये पूरा कवर कर लिया है कि व्हाट इज दिस एंड नोड जेएस के इंटरनल्स कैसे काम करते हैं। अब ये भी एक ओवरऑल व्यू है, लाइक ये भी नोड जेएस के इंटरनल्स हैं बट स्टिल दिस इज अ हाई लेवल व्यू। अगर हम इस आर्टिकल को पढ़ें तो इसमें भी कुछ फेजेस डिफाइंड है विच आर मोर इंटरनल्स, जिसमें डेवलपर्स भी नहीं जाते, बट दैट इज नॉट नीडेड क्योंकि वो एग्जीक्यूशन वो इंटरनली कर रहा है एंड इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस ऑन आर एग्जीक्यूशन। तो दैट वाज इट, थैंक यू, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर मैं थोड़ा कभी कभार नीचे देख रहा हूँ तो मैं बस अपने नोट्स देख रहा था एंड बताना कैसा किया फर्स्ट वीडियो में।